हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पर जो हमारा जनरल अवेयरनेस कोर्स है इसमें आपको पहली बार 50% ऑफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको बता दें 1 ईयर की वैलिडिटी इस पैकेज की रहती है और पिछले जो करंट अफेयर्स हैं वो तो आपको मिलते ही हैं, बल्कि आगे के 1 साल तक के लिए करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम होगा आने वाला, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ पैकेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। केवल आपको हमारे करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो ये आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और अब तो आपको इसमें हम क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी सेक्शनल क्विज़। ठीक है, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद ये सेक्शनल क्विज़ अटैम्प्ट किए तो यकीन माने आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर पाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट सेशन की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं। सेफ्टी ऑफ इक्विटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच खरीफ क्रॉप सॉ द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। पूछ रहे हैं कि किस खरीफ फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। सही आंसर ऑप्शन डी है, नाइजर सीड। आपको जानना चाहिए कि यूनियन कैबिनेट ने जो 14 खरीफ क्रॉप्स हैं उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2024-25 क्रॉप सीजन के लिए इंक्रीज करने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज जिस फसल के एमएसपी में देखा गया है वो है ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, यानी कि नाइजर सीड में सबसे ज़्यादा देखा गया 983 रुपये पर क्विंटल, फिर सीसम आता है 632 रुपये पर क्विंटल, फिर तूर अरहर आता है 550 रुपये पर क्विंटल। जो पैडी है जो कि मेन खरीफ क्रॉप है, इसके एमएसपी हमें बढ़ोतरी देखी गई है 170 रुपये की और ये 2300 रुपये पर क्विंटल हो गया है कॉमन ग्रेड वैरायटी के लिए और 2320 रुपये हो गया है ग्रेड ए के लिए। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है 2027 तक पल्सेज में सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करना। अच्छा, ये जो एमएसपी में इंक्रीज देखा गया है खरीफ क्रॉप्स के लिए, ये यूनियन बजट 2018-19 में जो एक प्रावधान रखा गया था कि जो एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी फसल के, तो एमएसपी उसका 1.5 गुना होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एमएसपी हाइक किया गया है। और इसी तरह जो एक्सपेक्टेड मार्जिन है फार्मर्स के लिए वो बाजरे के लिए 77% है, तूर के लिए 59% है, मेज़ के लिए 44% है, उड़द के लिए 52% और बाकी की जो क्रॉप्स हैं उनके लिए 50% रहने वाला है। विच एजेंसी रिसेंटली रिलीज्ड रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स। हाल ही में किस एजेंसी ने रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, IUCN। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इन्होंने रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम जारी की है और ये बताया है कि 50% से ज़्यादा जो वर्ल्ड के मैनग्रोव इकोसिस्टम है वो कोलैप्स होने के कगार पर हैं और 5 में से 1 मैनग्रोव सिस्टम काफ़ी हाई रिस्क जो है झेल रहा है। और इस स्टडी के अनुसार 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव इकोसिस्टम प्रोविंसेस सी लेवल में जो राइस हो रहा है उससे काफ़ी अफेक्ट होंगे और 25% ऑफ द ग्लोबल मैनग्रोव एरिया ये सबमर्ज हो जाएगा अगले 50 सालों में। आपको बता दें मैनग्रोव हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए 11 बिलियन टन्स कार्बन ये अपने में स्टोर करके रखते हैं, जो कि 3 गुना है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो जितना स्टोर करते हैं उससे 3 गुना मैनग्रोव करके रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ILO's वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2024। ILO के विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 4.9%। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक मई 2024 अपडेट जारी किया है। इसमें यह बताया कि 2024 ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट ये 4.9% रहने वाला है 2024 में। ठीक है,
और 2023 में कितना रहा था 5%। अच्छा, इससे पहले इन्होंने 2024 के लिए 5.2% बताया था। और ये बताया कि जॉबलेसनेस का जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, ये 2025 में जो है स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा और अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% ही रहेगा। जॉब्स कैप्स 2024 में अगर बात करें तो ये 402 मिलियन इंडिविजुअल्स रहने वाला है, यानी कि 183 मिलियन जो है अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। Who will chair the committee formed by the SEBI to review the ownership and economic structure of clearing corporations? क्लियरिंग निगमों और स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, ऊषा थोरट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक कमेटी फॉर्म की है जिसके तहत जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं उनकी ओनरशिप और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाएगा। साथ ही कुछ मेजर्स भी सजेस्ट किए जाएंगे ताकि ये जो एंटिटी हैं ये रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रिस्क मैनेजर की तरह कार्य कर सकें। तो इस एडॉक कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी ऊषा थोरट के द्वारा, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बात करते हैं सेबी की यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो चेयरमैन माधवी पुरी बुच हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना 1992 में हुई थी। What is India's revised GDP growth projection for fiscal 25 according to Fitch Ratings? Fitch Ratings के अनुसार फिस्कल 25 के लिए भारत का संशोधित सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 7.2%। देखिए, फिच रेटिंग्स ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फिस्कल 25 के लिए या फिर करंट फिस्कल ईयर के लिए वो 7.2% बताई है। पहले 7% इन्होंने बताई थी। और सेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी फोरकास्ट की हुई है करंट फिस्कल के लिए 7.2%। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.8% की हुई है, कम की हुई है। आपको बता दें फिस्कल 24 में भारत की जो इकोनॉमी है 8.2% से ग्रो की थी। वहीं सिंगापुर हेडक्वार्टर डीबीएस बैंक ने करंट फिस्कल ईयर के लिए अपनी जो इकोनॉमिक फोरकास्ट बताई है भारत के लिए वो 7% बताई है। अच्छा, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है इसने बताया कि हमारे देश की जो फोर्थ क्वार्टर है जनवरी से मार्च 2024 में, इसमें जो जीडीपी है 7.8% से ग्रो की है और 2023-24 में पूरे साल भर 8.2% से ग्रो की है। Which country became the 42nd to sign the Artemis Accords? कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्लोवाकिया। आपको जानना चाहिए नासा ने 2 और कंट्रीज़ को आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल किया है। एक तो है पेरू, दूसरा है स्लोवाकिया। तो पेरू 41st कंट्री बना है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। स्लोवाकिया 42nd कंट्री बना है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, इसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 7 और कंट्रीज़ के साथ मिलकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई एंड यूके के साथ मिलकर। और कब की बात है? 2020 की। तो इसका मकसद ये है कि जो आउटर स्पेस है, ठीक है, उसको जो एक्सप्लोर किया जाता है वो पीसफुल पर्पस के लिए किया जाए, जैसे कि मून हो गया, मार्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ठीक है। तो पीसफुल पर्पस के लिए इसको जो है एक्सप्लोर किया जाए। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स ये एक नॉन बाइंडिंग बायलैटरल एग्रीमेंट है, यानी कि कोई ऐसी बाइंडिंग संधि कोई साइन नहीं हुई है जिसके लिए कंट्रीज बाध्य हों। अच्छा, और आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 इसकी एक फाउंडेशन है, मतलब इसी के बेसिस पर यह आर्टेमिस अकॉर्ड बनाया गया है। बाकी आपको पूछा जाए कि भारत इसका हिस्सा है या नहीं है, तो बिल्कुल है। जुलाई 2023 में भारत 27वीं कंट्री बना था जिसने इस नॉन बाइंडिंग आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया था। तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बल्कि 2023 में भारत ने इसको ज्वाइन किया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024? बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनिसेफ। आपको जानना चाहिए कि चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 ये यूनिसेफ द्वारा रिलीज़ की गई है और इसमें बताया गया है कि अगर हम 5 साल से कम के बच्चों की बात करें तो उनमें से हर 4 बच्चे में से एक बच्चा जो है काफ़ी सीवियर फूड पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रहा है। फूड पॉवर्टी का मतलब है कि 5 साल तक बच्चे की जो शुरुआत के 5 साल होते हैं तब तक उसको न्यूट्रिशस या फिर डाइवर्स डाइट ना मिल पाए, उससे बोलते हैं चाइल्ड फूड पॉवर्टी। और ये भी बताया है कि जो 4 में से हर 4 में से एक बच्चा है 5 साल से कम का, ठीक है, उनमें जो है कुपोषण के शिकार हैं, वो सही न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पा रहा है। ये भी बताया कि ओवर 2/3 ऑफ द 181 मिलियन यंग चिल्ड्रन ये सीवियर फूड पॉवर्टी में रह रहे हैं साउथ एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में। और 20 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर वर्ल्ड के 65% बच्चे फूड पॉवर्टी में रह रहे हैं और इनमें भारत भी शामिल है इन 20 कंट्रीज़ में।
About half of the children in severe food poverty live in middle and upper income households. Which bank has entered into a strategic co-lending partnership with Muthoot Microfin? किस बैंक ने मुथूट माइक्रोफिन के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि मुथूट माइक्रोफिन ने एक स्ट्रेटेजिक को-लेंडिंग पार्टनरशिप साइन की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इस एग्रीमेंट के तहत जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी मुथूट माइक्रोफिन और एसबीआई के द्वारा। तो मिनिमम लोन अमाउंट 10,000 रुपये रहेगी और मैक्सिमम 3 लाख रुपये। तो ऐसे 100 रुपये का लोन देना है तो 80 रुपये एसबीआई दे देगा और 20 रुपये दे देगा मुथूट माइक्रोफिन, जो कि एक एनबीएफसी है। तो ये जो को लेंडिंग होती है ना किसी बैंक और एनबीएफसी के बीच में, इसी तरह से होती है। एक लार्ज हिस्सा लोन का जो है बैंक दे देता है और छोटा हिस्सा एनबीएफसी दे देती है। तो ऐसा होता है क्योंकि बैंक के पास फंडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है, और एनबीएफसी की रीच ज़्यादा होती है, खासकर ग्रामीण एरियाज़ में इसकी रीच ज़्यादा होती है। तो दोनों का काम चल जाता है यहाँ पर। How many Indian startups were listed in the World Economic Forum's Technology Pioneers 2024 list? विश्व आर्थिक मंच की प्रौद्योगिकी पायनियर्स 2000 सूची में कितने भारतीय स्टार्टअप सूचीबद्ध हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक्नोलॉजी पायनियर्स 2024 लिस्ट जारी की है और इसमें 10 इंडियन स्टार्टअप्स, जिनमें पिक्सल भी है, निरामई भी है और सर्वन एआई है, इन्होंने भी अपनी जगह बनाई है। 10 की नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखिए कि 10 इंडियन स्टार्टअप इसमें शामिल हैं। तो इस लिस्ट में टोटल 100 लीडिंग टेक स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई के थ्रू जिन्होंने कई तरह के सोल्यूशन बनाए हैं, चाहे वो क्लीन एनर्जी में हो, हेल्थ केयर इनोवेशन में हो, बायोटेक में हो, स्पेस में हो या फिर न्यूरो टेक्नोलॉजी में हो। और इस लिस्ट में जिसमें 100 लीडिंग टेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, 23 कंट्रीज़ की कंपनीज में शामिल हैं और लगभग 33% इन कंपनियों में ऐसी कंपनियां हैं जहां पर जो सीईओ है वो कोई महिला है। Who has been elected as the president of the 79th session of the United Nations General Assembly UNGA? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें या फिर 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, फिलेमोन यंग। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून फिलेमोन यंग, इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सितंबर में 79 सेशन होने वाला है उसके लिए। तो याद रखिएगा कैमरून के हैं ये। और इस 79 सेशन का थीम रहने वाला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।